नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज जो हम आपको साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग चकरा जाएगा और उस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे 5% बच्चे हैं जो इस तरह के प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो यदि आप इस तरह के प्रश्न को देख लेते हैं, आप जवाब दे देते हैं, तो आने वाले एग्जाम में आप भीड़ से बिल्कुल छट जाएंगे। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है और आपको उसका आंसर जो है कमेंट भी करना है। तो आइए हम लोग आपको बताते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, अभी आपके सामने यह प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके बारे में पूछा कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त यहां पर आपको समस्थानिक क्या है, यानी व्हाट इज आइसोटॉप्स, यानी आइसोटॉप्स क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, आपका यदि आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स का मतलब होता है एक वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या, यानी जिसका परमाणु संख्या की बात करता है, तो जिसका परमाणु संख्या समान हो, यानी एटॉमिक नंबर समान हो, परंतु उसका परमाणु द्रव्यमान जो है, यानी परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है मेरे दोस्त आपका समस्थानिक, अर्थात उसे आइसोटॉप्स के नाम से जाना जाता है। इन ध्यान क्या रखना है कि वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान रहता है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहता है तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। अर्थात ट्यूमर का पता करने के लिए आर्सेनिक के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका आर्सेनिक जो है इसका 2 समस्थानिक होता है, तो इसी आर्सेनिक के समस्थानिक का प्रयोग जो है हम लोग किसमें करते हैं? तो आर्सेनिक के समस्थानिक का प्रयोग जो है ये आपको ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। यदि आपसे फास्फोरस 32 की बात करता है तो इसका उपयोग जो है ये आपको उर्वरक के निर्माण में, किसके निर्माण में भाई? तो उर्वरक निर्माण में, इसका उर्वरक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका फास्फोरस 32 का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। यदि सोडियम 24 की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है ये आपका रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है, इस ब्लड सर्कुलेशन में अर्थात रक्त परिसंचरण में जो है सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आपका आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? ईंधन के लिए जो कैलोरी मान की इकाई है यह आपका किलोजूल प्रति किलोग्राम है। ईंधन का कैलोरी मान क्या है? किलोजूल प्रति किलोग्राम। ये सब डाटा याद रखिएगा। अगला है अस्थि से अस्थि, यानी अस्थि का मतलब क्या होता है भाई? तो अस्थि का मतलब होता है बोन, यानी ये आपसे हड्डी के बारे में बोला कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, यानी जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लिगामेंट। क्या कहा जाता है भाई? लिगामेंट कहा जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? लिगामेंट। ये स्टेप्स क्या है? तो ये स्टेप्स जो है ये आपका कान की हड्डी है। कान की हड्डी जो है, इस कान की हड्डी को स्टेप्स कहा जाता है, जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी में आता है। टेंडन की बात करते हैं तो ये हड्डी को मांसपेशी से, ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है उसे लिगामेंट कहा जाता है। तो आपका आंसर मेरे दोस्त क्या हो गया? तो आपका आंसर यहां लिगामेंट हो गया। अगला सवाल है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान देंगे बाबू, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी जिसको आप कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्वेश्चन कहता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में आप मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो इससे जो है एक कठोर ठोस पिंड के रूप में ये जम जाता है। ये क्या होता है? एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से आप जानते हैं, अर्थात CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए हो गया। एकदम आप लोग भी जानते हैं तो आंसर जरूर कमेंट करते जाइए। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहते हैं? तो आपने ये
एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि का नाम सुने होंगे। इस एड्रिनल ग्लैंड जो है यानी अधिवृक्क ग्रंथि का जो है क्या कहा जाता है, लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। यानी लरो और उरो का मतलब हो गया, इसको 3F हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तो इसको 3F हार्मोन कहा जाता है। 3F का मतलब क्या होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 3F का मतलब क्या हो गया, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। यानी लरो उरो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा लरो और उरो हार्मोन के नाम से अधिवृक्क जो है, ये इसी अधिवृक्क को जो है लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसको भाई, तो इसमें 3 नाम कौन कौन सा बोल दिए, फियर, फाइट और फ्लाइट। और याद रखेंगे इसी हार्मोन को कहा जाता है आपातकालीन। इसी हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से अर्थात इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यदि थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे तो ये थाइमस ग्रंथि जो है जब आप कम उम्र में रहते हैं तो आपका रहता है ये हृदय के आसपास रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो थाइमस हार्मोन खत्म हो जाती है, पर अपटू ग्रंथि जो है ये आपके अपटू ग्रंथि के जस्ट ऊपर रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा संबंधी टेरामाइसिन का आविष्कार किया था। यह फिनेल के द्वारा टेरामाइसिन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, तो टेरामाइसिन मेडिसिन का आविष्कार जो है यह आपको फिनेल के द्वारा किया गया था। यदि वेटिंग इंसुलिन की बात करते हैं तो वेटिंग इंसुलिन के द्वारा जो है किसका खोज, ये इंसुलिन की वेटिंग इंसुलिन जो है का खोज किसने किया था, तो आपको फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, तो इंसुलिन का खोज जो है ये आपको फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। मैकुलन जो है, मैकुलन ने किसका खोज किया गया था, तो विटामिन ए बी का खोज जो है वो आपको मैकुलन ने किया था। किसका, विटामिन ए बी का खोज जो है आपको मैकुलन ने किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि विटामिन ए बी का खोज किसने किया, तो आप आंसर क्या बोलोगे, विटामिन ए बी का खोज जो है वो आपको मैकुलन के द्वारा किया गया था। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बाबू। चलिए किसी से भी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में आंतों को प्रभावित करने के लिए टाइफाइड नामक बीमारी निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपका टाइफाइड बीमारी जो होता है वो आपको साल्मोनेला टाइफी से होता है। यानी साल्मोनेला टाइफी जो है इससे कौन सी बीमारी होती है, तो इससे टाइफाइड बीमारी होती है जो आपके आंत को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। यदि टेपोनमा पैलिडम की बात करता है तो ये टेपोनमा पैलिडम जो है ये क्या करता है, तो ये आपको हैजा उत्पन्न करता है और ये कोलेरी जो है ये कोलरा बीमारी क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्लियर। अगला सवाल है आपका कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो क्लियर है इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो वोल्टेज सेल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आपका वोल्टेज सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यदि वोल्ट मीटर की बात किया जाए तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो है ये आपका विभवांतर को मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ये आपका ओम होता है। और अमीटर किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो आपको अमीटर होता है। तो इस एक प्रश्न से 4 तरह के प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारे प्रश्नों को आप लोग गौर से देखेंगे, ध्यान लगाएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप इसको बना सकें। और लास्ट है पदार्थ के लघु कण जिसमें मुक्त अस्तित्व होता है, यानी मुक्त अस्तित्व की बात करता है। कहने का मतलब हो गया जो आपको स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ध्यान रखना है। तो आपका अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इसलिए आपका आंसर अणु होगा। लेकिन याद रखिएगा अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है कौन सा, आपका अणु। लेकिन परमाणु की क्या खासियत है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।